हिमालय की गोद में बसी एक ऐसी जगह जिसे लोग कहते हैं दुनिया का आखिरी शंग्रीला। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भूटान की, एक ऐसा अनोखा साम्राज्य जहां दौलत से कहीं ज्यादा कीमती हैं खुशियां। पर सवाल ये है कि क्या सच में खुशियों को मापा जा सकता है? ये सवाल जितना गहरा है ना, भूटान का जवाब उतना ही हैरान करने वाला है। एक ऐसा जवाब जो बाकी दुनिया से बिल्कुल जुदा है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी सोच को। सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। वहां के लोग इसे द्रुक युल बुलाते हैं, मतलब लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। सोचिए, नाम में ही एक अलग सी ताकत और रहस्य छुपा है ना? तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर ये देश है कैसा। राजधानी है थिम्फू और आबादी बहुत ज्यादा नहीं, करीब करीब 8,30,000 के आसपास। ज्योग्राफिकली देखें तो ये भारत और चीन के बीच में है और यहाँ की लगभग 75% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। यहाँ की करेंसी नगुल्ट्रम है, लेकिन हाँ, भारतीय रुपया भी वहाँ खूब चलता है। और एक मजेदार बात, यहाँ का नेशनल एनिमल है ताकिन। काफी अनोखा जानवर है ये। तो अब बात उस चीज की जो भूटान को सच में सबसे अलग बनाती है। ये है उनका नेशनल ट्रेजर, और वो है खुशी। और ये सिर्फ कोई कहने सुनने की बात नहीं है, ये उनके गवर्नेंस की, उनके देश को चलाने की बुनियाद है। देखिए, हम सब ने जीडीपी के बारे में तो सुना ही है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब देश कितना पैसा कमा रहा है। लेकिन भूटान का फोकस जीडीपी पर नहीं, जीएनएच पर है, यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जहां पैसे से ज्यादा अहमियत दी जाती है लोगों की खुशी को, उनकी भलाई को। तो सवाल ये उठता है कि ये खुशी आती कहां से है, इसे मापते कैसे हैं? जीएनएच के 4 पिलर्स हैं, 4 मजबूत स्तंभ। पहला, पर्यावरण को बचाना। दूसरा, ऐसा डेवलपमेंट जो हमेशा चल सके, मतलब सस्टेनेबल हो। तीसरा, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को संजोकर रखना। और चौथा, एक अच्छी ईमानदार सरकार। भूटान में कोई भी बड़ा फैसला हो, कोई भी नई पॉलिसी हो, उसे इन चारों पैमानों पर परखा जाता है। अच्छा, ये जो अनोखी सोच है ना भूटान की, ये कोई एक दिन में नहीं बनी है। इसके पीछे सदियों का इतिहास है, जिसने इस देश को आज ऐसा बनाया है जैसा ये है। इसकी कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से, जब ज़ाबाद्रुंग मुआंग नामग्याल ने बिखरे हुए भूटान को एक किया। फिर आया साल 1907, जब यहां पर राजशाही की शुरुआत हुई। 1949 में एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया गया, भारत भूटान मैत्री संधि। ये रिश्ता आज भी बहुत मजबूत है। और फिर 2008 में जो हुआ वो तो कमाली था। भूटान एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया, मतलब डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। और ये बदलाव खुद वहां के राजा लेकर आए। तो देखिए, एक तरफ है सदियों पुरानी परंपरा और दूसरी तरफ है मॉडर्न दुनिया की तरक्की। भूटान इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाता है? इसका जवाब हमें मिलता है उनकी इकोनॉमी में, जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई है। अगर हम इनकी इकोनॉमी को देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 32%, आता है हाइड्रो पावर से, मतलब नदियों से बनने वाली बिजली से। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है टूरिज्म, जो करीब 25% का है। तो इससे साफ पता चलता है कि देश की कमाई उसकी खूबसूरत वादियों, उसकी प्रकृति पर कितनी ज्यादा निर्भर करती है। और हाँ, इस पूरी इकोनॉमिक कहानी में भारत का रोल बहुत बहुत बड़ा है। भारत न सिर्फ भूटान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बल्कि भूटान जो बिजली बनाता है उसका सबसे बड़ा खरीदार भी भारत ही है। मतलब ये जो दोस्ती है, ये दोनों देशों के लिए कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 70%, ये नंबर याद रखिएगा। भूटान का 70% से भी ज्यादा एरिया जंगलों से ढका हुआ है। और पता है इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि भूटान दुनिया का अकेला, मैं दोहराता हूं, अकेला कार्बन नेगेटिव देश है। मतलब ये जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना, इसके जंगल उससे कई ज्यादा सोख लेते हैं। कमाल की बात है। तो इकोनॉमी और एनवायरनमेंट की बात तो हो गई। अब चलते हैं भूटान के दिल में, उसकी रूह में, यानी उसकी संस्कृति, उसके मठ और उसके वाइब्रेंट त्योहारों की दुनिया में। अगर भूटान की खूबसूरती देखनी हो तो इन जगहों पर जरूर जाना चाहिए, जैसे पारो, जहां का फेमस टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री है, जो ऐसा लगता है जैसे किसी ने चट्टान पर चिपका दिया हो, बिल्कुल किसी जादू की तरह। फिर राजधानी थिम्फू, जहां मॉडर्न और ट्रेडिशनल लाइफ का संगम दिखता है। पुनाखा का खूबसूरत जोंग और फोबिखा वैली, जो अपने काले गर्दन वाले सारस के लिए मशहूर है। और यहाँ के त्योहारों की तो बात ही अलग है। इन्हें थेचू कहा जाता है। ये त्योहार मतलब रंगों, संगीत और डांस का एक जबरदस्त सेलिब्रेशन। खासकर जो पारो और थिम्पू में मास्क डांस होते हैं, वो देखने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं।
ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं है, ये भूटान की जिंदा परंपराएं हैं। तो ये तो हुई परंपरा की बात, लेकिन अब आते हैं आज पर। साल 2025 में भूटान कहाँ खड़ा है और आगे का रास्ता कैसा है? क्या क्या चुनौतियां हैं इसके सामने? तो आज के दिन यानी 2025 में भूटान के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, जो अपने लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं, और प्रधानमंत्री हैं पेमा चोडिन शेरिंग। यही लीडरशिप आज देश को आगे लेकर जा रही है। लेकिन देखिए, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। भूटान के सामने आज कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहला तो है क्लाइमेट चेंज, जिसका असर सीधे सीधे वहां के पहाड़ों और ग्लेशियरों पर पड़ रहा है। दूसरी बड़ी चुनौती है जियोपॉलिटिक्स। भारत और चीन जैसे दो सुपर पावर्स के बीच में अपनी जगह बनाए रखना, ये हमेशा से एक मुश्किल काम रहा है। और तीसरा, अपनी टूरिज्म पॉलिसी को संभालना। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस है, उसे दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव बनाए रखना भी एक चैलेंज है। तो आखिर में हम सब इसी एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं कि भूटान ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच का ये नाजुक रास्ता कैसे तय करेगा? क्या वो अपनी इस खास पहचान, अपनी हैप्पीनेस वाली फिलॉसफी को बचाते हुए दुनिया के साथ कदम मिला पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।